2019 में आंध्र प्रदेश में चुनाव था। तब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। उनका सामना था जगन मोहन रेड्डी से। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने ब्राह्मण नौजवानों को सेडान कार देने का ऐलान किया। कहने का मतलब यह है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक राजनीति में ब्राह्मण कार्ड का जोर है। मायावती ने इसे समझा और उत्तर प्रदेश में आजमाया भी। अब ऐसे वक्त तब जबकि सियासी गलियारों में ब्राह्मण वोट बैंक की नाराजगी की हवा है, तो एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग परवान चढ़ने लगी है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए 2007 रिलायंस ऑन सोशल इंजीनियरिंग। हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है कि अब ये पार्टी बीएसपी के रिजेक्टेड माल को भी बिना कोई जांच पड़ताल के उन्हें बहुत आसानी से लेने के लिए तैयार हो जाती है। सत्ता की राजनीति में मायावती की धमक किसी से कम नहीं थी। वो उन दिनों से बीएसपी संस्थापक कांशीराम के साथ थी जब बीएसपी का नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। लेकिन समय के साथ मायावती ने राजनीति की नई लकीर खींची। 1995 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो समर्थन की बैसाखी तिलक तराजू यानी बीजेपी का था। यही मायावती की राजनीति का आधार है। वो समझ चुकी थी कि सत्ता के स्वाद के लिए सियासी सिद्धांतों से समझौता भी जरूरी है। लिहाजा 1990 के दशक में यानी मंडल और कमंडल के दौर में बीएसपी का नारा था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती ने एक बड़ा दांव खेला। ये दांव था सोशल इंजीनियरिंग का। दलित तो मायावती की तरफ चले गए, बच गए ब्राह्मण जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, तो अगर वो चंक उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मायावती की तरफ चला आता है तो फिर उन्होंने वो डीएम का क्या उसको बोलते हैं दलित और ब्राह्मण का फार्मूला जो उन्होंने दिया, क्या था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा। वहाँ से कहाँ तिलक तराजू और तलवार से फिर यह नारा आया और मायावती मुख्यमंत्री बनी। 14% वोट बैंक वाले ब्राह्मण, 18% वोट बैंक वाले दलित को जोड़ना और 18% मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ना। 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले इस वोट इंजीनियरिंग के लिए मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मणों का चेहरा बनाया। बाकायदा यूपी के हर जिले में सम्मेलन किए गए। उस वक्त सियासी पंडितों को मायावती की सोशल इंजीनियरिंग पर संदेह था, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो करिश्मा हो गया। बीएसपी को यूपी के 16% ब्राह्मणों का वोट मिला, दलितों का 86% और मुस्लिमों का 17% वोट मिले। इतने वोटों के साथ बीएसपी की सीटें आई 206, जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त थी। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को रिझाया था, पावर शेयरिंग का वादा किया था, सतीश मिश्रा को अपना नेता बनाया था, तो बसपा में भी गया था और 2012 में काफ़ी कुछ वोट समाजवादी पार्टी में भी गया था। बदलता रहता है। हाँ, इस समय भाजपा में ज़्यादा है, लेकिन भाजपा में ये माना जा रहा है कि इस समय ब्राह्मणों में नाराज़गी है और उनको लगता है कि सत्ता में उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही बल्कि उपेक्षा है। 1990 के बाद पहली बार यानी 18 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये करिश्मा रातों रात नहीं हुआ। यूपी चुनाव के लिए 2005 में भाईचारा कमेटियों का गठन किया, जिसने विधानसभा स्तर पर दलित, ब्राह्मण और ओबीसी कमेटियों का गठन किया। हर विधानसभा को सेक्टर में बांटकर संयोजकों की नियुक्ति की गई। ये संयोजक मीटिंग करके ब्राह्मण समाज के युवा और अनुभवी लोगों को पार्टी से जोड़ते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि 2007 में बीएसपी ने 86 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे और 41 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई। चुनाव से एक साल पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, जिससे उन्हें अपने क्षेत्र में दौरा करने का पर्याप्त मौका मिला। इस बार भी मायावती की प्लानिंग है कि वो करीब 100 ब्राह्मणों और मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दें।
मायावती की तरह 2012 में अखिलेश यादव की समाजवादी साइकिल उत्तर प्रदेश में इसलिए दौड़ी क्योंकि उन्होंने भी ब्राह्मण कार्ड खेला। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण उम्मीदवार विधायक चुने गए। आइए अब देखते हैं आखिर 2017 के बीच यूपी में कितने ब्राह्मण विधायक बने। मायावती के समय 41 विधायक बीएसपी से चुनकर आए, तो 2012 में समाजवादी पार्टी के बैनर तले 21 ब्राह्मण चुने गए। 2017 की मोदी लहर में बीजेपी के 46 विधायक ब्राह्मण थे। इन आंकड़ों को देखें तो आज भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन में अगड़ी जातियों, खासकर ब्राह्मणों का दबदबा है। 2020 में प्रदेश में ब्राह्मण वोट को जागरूक करने का अभियान चलाने वाली कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी आज बीजेपी के साथ हैं। इसी तरह टीम राहुल के नौजवान ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद भी बीजेपी के पाले में हैं। बीएसपी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे ब्रजेश पाठक योगी सरकार में मंत्री हैं। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सवर्णों के साथ गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साध कर एक अजेय सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार किया था। ये कितना कामयाब रहा, ये आंकड़े उसकी बानगी पेश करते हैं। सेंटर फॉर द स्टडिंग डेवलपिंग सोसाइटी ने अपने एक सर्वे में बताया कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण बीजेपी के साथ रहे। 2009 में बीजेपी को 53% ब्राह्मणों ने वोट किया, जबकि 2014 में 72% समर्थन मिला। तो बहुत सावधानी से बीजेपी ने अपना इन दशकों में सामाजिक आधार बढ़ाया है, उन वर्गों को अपने साथ जोड़ा है, शामिल किया है जो अब तक किसी भी पार्टी के फोकस से बाहर रहे थे। तो ये अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी संख्या ही इनकी ज़रूर है, लेकिन कुल मिलाकर वो एक बड़ा समर्थक वर्ग उसको देते हैं। और मुझे लगता है कि ये इतनी कामयाब उसकी रणनीति रही है कि इसको वो और जारी रखेगी। बीजेपी की तरफ ब्राह्मणों का झुकाव स्वाभाविक था। अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी उत्तर प्रदेश से सांसद थे, तो कलराज मिश्र जैसे ब्राह्मण नेता सूबे की कमान संभाले हुए थे। इनके चलते बीजेपी संगठन और राज्य से केंद्र तक की सरकार में ब्राह्मणों का सियासी वर्चस्व कायम था। 2017 के चुनाव में बीजेपी के कुल 312 विधायकों में 46 ब्राह्मण थे। इसके बावजूद राज्य सरकार में ब्राह्मणों की हनक पहले की तरह नहीं दिखी। 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 8 ब्राह्मणों को जगह मिली। अगड़ों में सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद ब्राह्मणों को सरकार में 8 मंत्री पद मिले और ठाकुरों को भी। बीजेपी सरकार ने इसकी भरपाई प्रशासनिक अफसरों की नियुक्ति में की, लेकिन सियासत का सुर बेसुरा हो गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।